मेंस का फॉर्म भरते हो तो मेनी अ टाइम्स पीपल डोंट नो विच सर्विसेज आर रियली गुड। हम लोग जस्ट रैंडमली आईएएस और आईपीएस फिट रहता है माइंडसेट में, तो फिर हम लोग आईएएस फर्स्ट अटेम्प्ट दे सॉरी फर्स्ट नंबर पे दे देते हैं, आईपीएस सेकंड दे देते हैं। आपको लगता है कि आईएफएस को बाहर ही रहना पड़ता है अब्रॉड, तो फिर फैमिली से दूर, तो आप उसको फिफ्थ सिक्स सेवेंथ लास्ट नंबर पे दे देते हो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप समझो कि कौन सी सर्विसेज इंपॉर्टेंट, कौन सी सर्विसेज में क्या वर्क होता है, उसका करियर प्रोग्रेशन कैसे होता है, उसके पर्क्स क्या होते हैं एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होते हैं। नमस्कार, मैं दिव्यांशी श्रीवास्तवा आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी आईक्यू में। हम अक्सर बात करते हैं यूपीएससी सीएससी की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपको क्या सिस्टमैटिक अप्रोच अपनाना चाहिए। अलग अलग सर्विस जो यूपीएससी सीएससी में होती है, उन्हीं में से एक सर्विस इंडियन फॉरेन सर्विस की आज हम बात करेंगे। हम जानेंगे इनसाइट्स अबाउट इंडियन फॉरेन सर्विस, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर और किस प्रकार से ट्रेनिंग होती है एक आईएफएस ऑफिसर की। हमारे साथ आज इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं श्री प्रसाद शिंदे सर। स्वागत है सर आपका स्टडी आईक्यू पे। हाय। तो शुरुआत हम इसी से करेंगे कि वी नो दैट योर आईएफएस ऑफ बैच 2020, बट हम आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड जानना चाहते हैं। So let me start off by saying that मैं मुंबई से हूँ and I have done my BSc in biotechnology from Bhavans College in Mumbai, and later I got a scholarship. So मुझे scholarship मिला and I went abroad, University of Ulster Northern Ireland, और वहां से मैंने मेरा MSc बायोटेक्नोलॉजी किया है and वहीं पे मैंने एज अ रिसर्च असिस्टेंट 4 साल काम किया हुआ है। So while preparing, for this PhD, I was, planning to do my PhD. I came to know about civil services. See, Mumbai में जो यूपीएससी का स्कोप है, माहौल है, that was not there much, during 2010, 2012. So at that time, only thing I could think of was PhD. So I was planning to do that, and later on, while doing it, my cousin told me that I should try for civil services. And मुझे लगा यार ये civil services होता क्या है? Honestly speaking, मुझे खुद को पता नहीं था कि क्या होता है सिविल सर्विसेज में। सो आई लुक्ड इनटू द सर्विसेज एंड मुझे तभी ये सर्विसेज के बारे में पता चला। लेकिन आई हैड अ क्लोज इंटरेक्शन विद एन आईएफएस ऑफिसर। देयर वाज अ काउंसिलेट व्हिच वाज देयर इन बेलफास्ट इन नॉर्दर्न आयरलैंड, and they used to host, like different occasion, on different occasion they used to host the Indian community over there. तो वो टाइम पे मेरा इंटरेक्शन इन ऑफिसर्स के साथ हुआ क्लोजली। तो तब मुझे जाके पता चला कि सिविल सर्विसेज के थ्रू इंडियन फॉरेन सर्विस करके कुछ एक एक सर्विस होता है, एंड द चार्म दैट वाज देयर विद दैट सर्विस, दैट अट्रैक्टेड मी, and that is how I came to, prepare for the civil service. I made up my mind that I'm going to go back to India and start preparing for civil services. So it's very unique जिस तरीके से you were introduced to the idea of civil service, क्योंकि आज हम देखते हैं कि बहुत इनिशियल स्टेजेस में लोग तैयारी करना शुरू कर देते हैं यूपीएससी की, बट यूर अ एग्जांपल कि आप किसी भी स्टेज में, even if you do not have any idea about civil service, you can start and you can crack it. Yes, that is true. It's all up to the aspirant, like when they want to exactly give their best, give their whole to this, totally give themselves to this attempt. And I thought कि, मुझे late नहीं करना चाहिए था। PhD, if I do PhD, then, time will run out. So I thought कि it is high time that I come back and start preparation. Yeah. सर आपने इस एग्जामिनेशन को 4th अटेम्प्ट में क्लियर किया है। अब बहुत जरूरी होता है एग्जामिनेशन को समझना, तो किस तरीके से आपने इस एग्जामिनेशन को समझा एंड अपने 4th अटेम्प्ट में हाउ वर यू सो परफेक्ट टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन? See, I'll be really so when I came back, मेरा एजुकेशन से लिंक थोड़ा टूट गया था because I was a working person over there. So it took me a bit of time, to get back to studies, try to understand all those concepts and, be in that mode only itself, into the study mode. So when I came back, the first thing that I did, was try to understand what exactly is UPSC about. मैंने कोई कोचिंग क्लासेस ऐसे ऐसे रैंडम ऐसे ही कुछ पकड़ लिया। दिस वाज अ ह्यूज मिस्टेक, आई टेल यू दैट आल्सो, कि मैंने ऐसे रैंडम कोई कोचिंग क्लास पकड़ लिया, मुझे कोई पता नहीं था, कोई गाइडेंस नहीं था। सो आई जस्ट केम बैक एंड आई वेंट टू पुणे and I just joined the classes over there. I won't name the classes, but yeah, the thing is that, मुझे पहले first 2 attempts में it took me time to understand what exactly this exam is about. The mistakes that I did, and I don't want the aspirants to do that, is, firstly you try to see the syllabus. आप syllabus देखिए, prelims का देखिए, mains का syllabus देखिए, what exactly UPSC is all about. And at the same time, you have to analyze the past question papers, last at least 10 years question papers, not only for GS,
for your optional as well, and for the prelims you should at least visit back your 25 years last question papers. So ये सब मिस्टेक्स है जो मैंने स्टार्टिंग में किए, मैंने नहीं एनालाइज किया। फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने चलो ऐसे ही जाके प्रीलिम में बैठ गया, मैंने देख बोला चलो एक माहौल कैसा है, कैसा क्वेश्चन पेपर आता है, मैं देख लूं कम से कम। सो प्रीटी मच मैं 2 मार्क्स से मेरा रह गया था वो टाइम पे प्रीलिम्स क्लियर होना फर्स्ट अटेम्प्ट में। बट देन आई गॉट द आइडिया एग्जैक्टली होता क्या है, and then I started working on it. I made a timetable. Firstly, I made a timetable and I made a list of the books that I'm going to study. So ये चीज सबसे पहले मैंने की। Now होता क्या है, सॉरी आई एम जस्ट मूविंग अहेड विद द क्वेश्चन। एंड सो होता क्या है, बहुत बार जो स्टूडेंट्स होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं, वो ये नहीं देखते कि हमें कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। वो जस्ट रैंडम कोई भी मार्केट में नई चीजें आती है या अपने फ्रेंड्स कुछ भी कोई नई चीजें पढ़ते हैं तो वो जस्ट उठा लेते हैं। वो सोचते हैं यार मैं क्यों पीछे रह जाऊं, मुझे भी ये पढ़ना है। So this is one huge mistake that they do, that they tend to pick up new books every time and they don't tend to revise the same books. So मैंने क्या किया, मैंने एक बुक लिस्ट बना ली कि मुझे और कुछ नहीं पढ़ना, मुझे बस यही पढ़ना है। आई जस्ट मेड अ प्रॉपर टाइम टेबल। मैंने प्रॉपरली अपना टाइम डिवाइड किया। एक तो मैं जीएस को भी टाइम देता था, ऑप्शनल को भी टाइम देता था, करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर, ऐसे मैंने अपना दिन भर का टाइम डिवाइड किया। सो व्हेन आई डिड दिस, second attempt में I reached till the main stage. Prelims then become very much easy for me. Every time I used to score like 120 plus in prelims then for the next 3 attempts. Mains में I used to get stuck with zoology. मेरा optional zoology था। This is one more mistake I did, like मुझे पता नहीं था कि मतलब optional कौन सा लो, क्योंकि मैं biotechnology field से था। So which was a closer thing to biotechnology. So या तो botany होता था या तो zoology होता था। So मैंने zoology ले लिया। Now the problem with zoology is that it is very a detailed subject, so उसमें you have to at least know till the master's level, and syllabus इतना vast है कि आप करते करते खत्म नहीं होता है वो syllabus। 4 5 5 महीने तो एक रिवीजन के लिए लग जाता है, मतलब पूरा प्रॉपर एक करने के लिए। सो दैट वाज द ह्यूज मिस्टेक आई डिड, एंड मुझे टू गेट अराउंड द zoology it took me around one more attempt, and then I realize कि zoology एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे questions tend to get repeated after a certain time period. So मैंने first thing किया कि मैंने last 10 years के question paper solve किए zoology के। So I had the complete material ready जो अगले साल कुछ भी पूछ सकते थे, तो उसमें से ही आने वाला था, ये मुझे पता था short short. So I was well prepared for it. So this is how just working on my mistakes every time I realized what I was doing wrong, and I just tend to correct those mistakes, and finally I cracked it in the fourth attempt. सर आपने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली बताया कि आपका क्या सिस्टमैटिक अप्रोच था इस एग्जामिनेशन को लेकर, और एक एम्फेसिस डाला कि एक स्केड्यूल होना बहुत जरूरी है। आपने किस तरीके से अपने डे को बांटा था, इफ यू कैन टेक यू टू योर प्रिपरेशन डेज बैक। सो फर्स्टली दिस इज वन मिस्टेक दैट एवरीवन डज, कि एक वो प्रॉपर स्टडी टाइम टेबल नहीं बनाते, और बनाते भी है तो फिर उसको फॉलो नहीं करते। बट मेरे लिए आई यूज टू फिक्स अ टाइम पीरियड कि मुझे इतने टाइम पीरियड में सब कुछ करना है। सो मेरे लिए 9 आवर्स, 8 to 9 आवर्स काफी हो जाते थे। आई कुड नॉट स्टडी बियॉन्ड 9 आवर्स। कुछ लोग होते हैं जो 15 आवर्स 18 आवर्स पढ़ लेते हैं, मुझे नहीं पता कैसे करते हैं, लेकिन मुझे 9 घंटे से ज्यादा पढ़ाई नहीं होती थी। तो मैं उस 9 घंटे को ही मैं अच्छे से डिवाइड कर लेता था। तो मैं क्या करता था, रफली 1 आवर में मैं न्यूज़पेपर खत्म करता था। सी एवरीवन नीड टू रीड योर न्यूज़पेपर। द रीजन व्हाई आई एम टेलिंग दिस इज, आपको अभी रेडीमेड सब कुछ इवनिंग तक आपको वेबसाइट पे, ऑनलाइन वेबसाइट पे जो दिन भर का न्यूज़पेपर मटेरियल है वो मिल जाता है। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि आपकी एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप नहीं होती है। तो आप आइदर हिंदू पकड़ लीजिए या तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लीजिए, उसके एडिटोरियल पढ़िए। That would be really good, because you develop your analytical ability which is required in the mains. So आपको न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है। सो मैं 1 घंटा न्यूज़पेपर को देता था। फिर उसके बाद में मैं एटलीस्ट 3 आवर्स जो है वो जीएस सब्जेक्ट को देता था। सो आई यूज टू स्टार्ट विद एनी वन जीएस सब्जेक्ट, एंड आई यूज टू गिव 3 आवर्स फॉर दैट। आई यूज टू हैव अ रफ टाइम पीरियड कि मैं इतने वीक्स में मुझे कंप्लीट करना है। देन नेक्स्ट 3 आवर्स आई यूज टू डू ऑप्शनल। हाँ, एक चीज है कि आप ऑप्शनल अर्ली मॉर्निंग कर लो क्योंकि आपका माइंड फ्रेश होता है, तो आप पहले 3 घंटे उसको ऑप्शनल कर लो, इट्स बेटर, क्योंकि ऑप्शनल थोड़ा हैवी जाता है। तो ऑप्शनल में मॉर्निंग में 3 आवर्स कर लेता था, फिर 3 आवर्स जीएस कर लेता था, फिर इवनिंग में मैं 2 आवर्स करंट अफेयर्स को देता था। सो करंट अफेयर्स ऑनलाइन कोई भी एक वेबसाइट ले लीजिए, अभी तो बहुत सारे हैं, आई वुड नेम देम। सो आप कोई भी एक वेबसाइट ले लीजिए और उसके ऊपर से आप करंट अफेयर्स कीजिए, आपको उसमें एडिटोरियल के भी एनालिसिस मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। तो ये सब इस वे में मैं अपना टाइम डेली डिवाइड करता था।
सर, हमने आपकी जर्नी किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करते थे, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एस्पिरेंट। एक डिसिप्लिन आपके टाइम मैनेजमेंट से ही आता है इस एग्जामिनेशन के लिए। हमने आपकी जर्नी जानी यूपीएससी सीएससी को लेकर। अब हम थोड़ा पोस्ट यूपीएससी जानना चाहेंगे। Can you know more insights about what Indian Foreign Service is all about? Because we see it's very fascinating, but a lot of people do not know how it actually functions. See, एक मैं बता देता हूँ कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अदर सर्विसेज एंड इंडियन फॉरेन सर्विसेज। जैसे इन अदर सर्विसेज आपको इनिशियली पावर रहती है, इनिशियली आपको ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है, सब कुछ होता है। यहाँ पे थोड़ा ऑपोजिट है। यहाँ पे एज यू गो अलोंग इन करियर वाइज, एज द इयर्स गो बाय, आपके जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज पावर्स ज्यादा इंक्रीज होंगे। तो यहाँ पे करियर प्रोग्रेशन डिफरेंट है। यहाँ पे एज यू गो अलोंग वो बढ़ते जाएगा। नाउ द एरिया ऑल्सो इज बिट डिफरेंट। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि आप जो फिल्मों में देखते हो आईएएस आईपीएस गाड़ी से निकलते हैं, बॉडीगार्ड्स रहते हैं, उनकी खुद की प्राइवेट गाड़ी बंगलो ये सब होता है, ऐसे आईएफएस में नहीं है। ठीक है, आईएफएस इज बिट डिफरेंट। यू गेट ऑल द पर्क्स, you get all the allowances. Trust me, this is like the most best paid services out of all other services. But yahan pe responsibilities are different. There are no powers basically, or what you're doing basically is, you're acting as a bridge between two countries. ठीक है, तो यहाँ पे you need to understand you can be either in the consular work, which where is you can deal with the public, what we call as public diplomacy. यू कैन बी इन द इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, जहां पे आप इकोनॉमिक रिलेशंस, ट्रेड रिलेशंस वो स्ट्रॉन्ग कर रहे हो दो कंट्री में। या तो फिर आप कल्चरल डिप्लोमेसी में पार्ट ले सकते हो। ये दैट इज कल्चरल डिप्लोमेसी इज वेयर लाइक यू इंप्रूव द कल्चरल रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज, यू हेल्प इन टूरिज्म एक्सेट्रा। ठीक है, सो देर आर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ फॉरेन सर्विस एंड देर इज वन इज प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, जो हेडक्वार्टर्स में होता है दिल्ली में, दैट इज प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। और जो मिशन में होता है दैट इज मोर डायनामिक, बिकॉज यू गो आउट एंड यू टेंड टू मीट द people over there. You meet the head of the government, you meet the head of the state over there, you meet businessmen, you meet the foreign dignitaries which are present over there, and you work in different areas, as I told about it, consular, political, economic. Okay, so there are different areas where you work in. So this is basically about Indian foreign service. You don't have one aspect to it. It is a very dynamic work, and you have to adapt accordingly to what responsibilities are given to you. So this is all about Indian foreign service, and the charm that is lies in this service is that you get to represent your country at the international level. And that is something which is, like I respect all other services, but this is something that Indian foreign services has something unique about. And you tend to get to travel a lot. Okay? I'll be really honest with you. You get to travel a lot, and you get to meet the foreign dignitaries. You get to, like go out in some very good places, and you get to dine with them. So this is all the aspects of foreign services which are really good. But इफ यू आर थिंकिंग कि आपको बड़ी बड़ी गाड़ियां मिलेगी यहाँ पे, बड़े बड़े अच्छे अच्छे बॉडीगार्ड मिलेंगे यहाँ पे, ऐसे कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये आपको आईएएस आईपीएस में मूवीज में दिखेंगे, यहाँ पे नहीं होता है फॉरेन सर्विस। सर, कितना जरूरी है जब आप यूपीएससी सीएससी लिख रहे हैं तो सभी सर्विसेज को जानना? वर यू ऑलवेज अक्वेंटेड अबाउट द रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ आईएफएस? सो दिस इज द थिंग, लाइक जब आप मेंस का फॉर्म भरते हो तो मेनी अ टाइम्स पीपल डोंट नो विच सर्विसेज आर रियली गुड। हम लोग जस्ट रैंडमली आईएएस और आईपीएस फिट रहता है माइंडसेट में, तो फिर हम लोग आईएएस फर्स्ट अटेम्प्ट फर्स्ट नंबर पे दे देते हैं, आईपीएस सेकंड दे देते हैं। आपको लगता है कि आईएफएस को बाहर ही रहना पड़ता है अब्रॉड, तो फिर फैमिली से दूर, तो आप उसको फिफ्थ सिक्स सेवेंथ लास्ट नंबर पे दे देते हो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप समझो कि कौन सी सर्विसेज इंपॉर्टेंट, कौन सी सर्विसेज में क्या वर्क होता है, उसका करियर प्रोग्रेशन कैसे होता है, उसके पर्क्स क्या होते हैं, एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होते हैं। सी ऑल सर्विसेज आर इंपॉर्टेंट सिविल सर्विसेज में, लेकिन there are some elite services which are really good, and you need to understand कि आपको ये कहाँ रखना है अपने टॉप 5 में। So for example, Indian foreign services जो मुझे पता था पहले से, I knew about this service, and मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट से ही जब मैंने मेंस जब पहली बार दिया, तो मेरा फर्स्ट तभी से ही मेरा इंडियन फॉरेन सर्विस ये फर्स्ट प्रेफरेंस था। When I cleared this exam, I was able to get IS also because it went ahead of my rank. But still I got IFS because this was my first preference, and I was always clear about this, that I don't want to work under political pressure firstly, and secondly I just want to like, एक तो मुझे traveling का शौक है, and I like to interact with the people, I like to socialize, and thirdly I find my strength is like meeting with the people and engaging with them.
So diplomacy is all about engaging with the people and how you make those relations strong, and also for you act as on behalf of your country. So यही मुझे पसंद आता था इंडियन फॉरेन सर्विस में, एंड ऑलवेज हैड दिस इन माय माइंड. सो फर्स्ट थिंग, व्हेनेवर यू मेक योर चॉइस, व्हेन यू आर फिलिंग अप द मेंस फॉर्म, ऑलवेज ऑलवेज कोई सीनियर रहेगा या तो फिर कोई एग्जाम क्लियर किया रहेगा, उनसे गाइडेंस लीजिए. एंड दे आर, आई एम श्योर दे आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, कि आपको हर एक सर्विसेज के बारे में वो आपको क्लियरली बताए. सर, कैन वी नो अबाउट योर ट्रेनिंग एक्सपीरियंस? कैसे मॉड्यूल्स में ट्रेनिंग होती है एक इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर की? See, I won't go into the Labasna training because that is very general training and it is common for everyone. So, foreign service के लिए the training goes on Sushma Swaraj Institute of Foreign Service, which is located in New Delhi. तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग के दो फेजेस होते हैं, फेज 1, फेज 2. एंड फेज 1 में वी वर एक्वेंटेड विथ अपने नेबरहुड कंट्रीज एंड इंडिया के साथ उनके रिलेशंस. देन लाइक सम अदर रीजन्स वर टेकन, लाइक यूरोपियन रीजन, then the North America, South America. So all the regions are taken and particular countries are studied in detail, और उसके रिलेशंस अपने इंडिया के साथ क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ते थे. देन इन बिटवीन ब्रेक होता था फेज 1 के बाद में, एंड हम लोग फिर आर्मी अटैचमेंट के लिए गए हैं, फिर बाद में भारत दर्शन के लिए गए और स्टेट अटैचमेंट के लिए गए. सो दैट इज लाइक कंटिन्यूअस 3 वीक्स प्रोग्राम होता है, एक 3.5 वीक्स का प्रोग्राम होता है. सो दीज आर ऑल योर अटैचमेंट्स विच आर डन. फाइनली जो फेज 2 में है, you learn about different aspects such as cultural diplomacy, economic diplomacy, public diplomacy. So various aspects are studied over there. And at the same time, there are lectures on public speaking. They groom you well, like how you should, like eat in front of others, how you should talk with others. So these are different kind of lectures which are done in the phase 2. So that is all the aspect of the phase 2. And yes, there is one more thing which we missed due to the COVID situation. There is one mission attachment as well, where you go to any abroad country where our mission is located, and you stay over there for 1 week and you observe the functioning of the embassy over there. So in general, this is the basic training that is given to us at the Sushma Swaraj Institute. Yeah. So you seem to be very contented. जिस तरीके से आप डिफाइन कर रहे थे, बिफोर ज्वाइनिंग ऑल्सो यू वर वेरी श्योर अबाउट आईएफएस, बट फिर भी मैं ये पूछना चाहूंगी कि द एक्सपेक्टेशन दैट यू हैड बिफोर ज्वाइनिंग एंड नाउ सिंस यू आर ऑलरेडी इनटू द सर्विस, आर दे इन हार्मनी? So IFS मेरा पीछा छोड़ता नहीं है, because I'll tell you, I cracked Indian Forest Service first with an All India rank 10, and then I got into Indian Foreign Service. So IFS was over there also, and IFS next also. So IFS मेरे पीछे पहले से ही है. So if I'm content with the service, yes, I'm definitely content with the service. As I told you honestly, जो अगर लोग सोचते हैं कि हमें गाड़ी मिलती है, बॉडीगार्ड्स मिलते हैं, वैसी पावर मिलती है, so there is nothing like that. ठीक है, but the contentment lies that you're representing your country at a grand international stage. You're not only representing, you are alone over there in that particular mission, जो वो particular aspect को handle कर रहा है. So you are the point of contact between that particular country and your country, which is a great aspect, which is in no other services you'll get to, be like that. So this is one thing, that contentment, you get from there. And at the same time, you get to travel. By the time you retire, you get to travel at least 17 countries. And if you see previous IFS officers, they get to meet the global leaders, be it the political leaders, the religious heads, be it any businessmen, they get to meet the big persons over there, and you get to interact with them, and you get to meet the Indian community which are living abroad. So this is the contentment that is there in the Indian Foreign Service, and that is what makes me happy, thinking about it. I'll be pretty much very much, like now going for my first posting, which is language training, come my first posting, and I'm going to Mexico. So I'm very much looking forward to it. Yeah. It was really wonderful to know about the insights of Indian Foreign Service. मुझे लगता है बहुत सारे लोग fascinate तो होते हैं, but they do not know the background about it. But I'm sure इस interview के बाद they know what exactly the service is about. Sir, your final tips and suggestions to aspirants preparing for UPSC, CSE? See, before I proceed with that, let me just clear a few questions that people have regarding Indian Foreign Service. एक तो उन्हें ये डाउट रहता है कि हमें बाहरी सर्विस करनी पड़ती है थ्रू आउट. ठीक है, ऐसे नहीं है. इनिशियल एक पोस्टिंग कर लो बाहर, उसके बाद में यू हैव एन ऑप्शन वेयर यू कैन वर्क इन दिल्ली. यू कैन आस्क फॉर दिल्ली पोस्टिंग एट द हेडक्वार्टर्स, एंड यू कैन स्टे फॉर अ कंसिडरेबल टाइम इन दिल्ली ऑल्सो. ठीक है. सेकेंडली, आपको अगर आपके पेरेंट्स है या पेरेंट्स को आपको खुद साथ में लेके जाना है, सो यू आर अलाउड टू टेक देम.
ठीक है, it's not like you are not allowed to take them. We, as a dependent, they are very much entitled to come with you, and you can take them with you. Your spouses can accompany you as well, and at the same time, every year you get your home leave where you can come back and visit your loved ones in India for at least a month. So that is also there. So this is about Indian Foreign Service, where if you have any doubts, you can also like refer to you can ask me question on Instagram. So secondly, about any suggestion for aspirants. See, one thing you need to understand is you have to follow your timetable. आप एक गलती करते हो कि आप टाइम टेबल फॉलो नहीं करते, और आप एक बुक लिस्ट नहीं बनाते हो, आप अपने गोल सेट नहीं करते हो. तो यू एंश्योर दैट यू डू दैट फर्स्ट. यू मेक योर गोल्स, you make a proper book list, and you stick with that book list, and you stick with your timetable. Secondly, जो prelims आते हैं, you need to ensure कि आप practice करें question papers का. This is one thing that is lacking, is आप 15-16 क्वेश्चन पेपर कर लेते हो प्रीलिम्स के प्रैक्टिस के लिए, और आपको लगता है इट इज सफिशिएंट. इट इज नॉट सफिशिएंट. You need to do at least 60 question papers, 60. That is that much I practice as well. And the reason why I'm telling this is आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं उसमें वो इंपॉर्टेंट नहीं है. What is important is that you practice, plus at the same time what the explanation that is given, जो explanation दिया होता है, you read that explanation very much properly and try to add knowledge. ठीक है, because that explanation that is given, भले ही क्वेश्चन डायरेक्टली वैसा नहीं आने वाला है, लेकिन वो नॉलेज आप कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन में. So that will help you immensely in attempting any other type of question. So it is very much important that you practice at least 60 GS question papers for prelims, and also CSAT you practice past question papers, जो actual question papers है, at least 10 of them. Do not ignore CSAT, because there are people, my friends, who appeared for interview with me, and next year when they appeared again for the prelims, they could not clear because they failed in CSAT. So CSAT को आप lightly मत लीजिए, it takes CSAT very much seriously. So that is one thing. And mains के लिए my suggestion is that prelims होते ही join a very much good test series and keep on practicing for mains. आप एक चीज गलत कर देते हो हर एक एस्पिरेंट, कि आप मेंस आंसर राइटिंग नहीं करते हो. सी, ऑनलाइन वेबसाइट अवेलेबल है, उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस डेली के आते हैं. आई यूज टू सॉल्व मंडे टू फ्राइडे one question from GS1, GS2, GS3, and GS4. So solve every day at least one question Monday to Friday from this online website, so that you get a hang of writing answers, because mains के marks और interview के marks ही आपको final rank list में rank देंगे आपका. तो फिर it's very much important that you practice a lot for the mains answer writing. You join a good test series, and I'm sure that if you do all this, follow all this, you'll definitely get through for the interview. Thank you so much, sir, for all these valuable inputs. मुझे लगता है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी aspirants इस इंटरव्यू को देखेंगे, they'll find all your tips and suggestions as a catalyst in their preparation. Thank you once again for joining us, and the entire team wishes you all the very best.